हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिजिटाइजेशन का क्या मतलब है। तो डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस है डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री में। जिस तरीके का रिवॉल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री में भी डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई है और ये धीरे धीरे इसमें बढ़ती जा रही है। स्पेशली आप देख रहे हैं पैंडेमिक के बाद से डिजिटली ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे कस्टमर्स को फ़ायदा होता है क्योंकि उन्हें कन्वीनियंस होती है अपने काम को करने में, प्लस उनका टाइम भी सेव होता है। अगर डिजिटलाइजेशन हो जाता है बैंकिंग सर्विसेज का, तो इसकी वजह से कस्टमर्स को काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम बैंक्स की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन हमारे लिए नहीं है सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा कस्टमर्स को कैशलेस परचेजेस का फ़ायदा हुआ है, यानी कि अब हमें कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह। हम आसानी से डिजिटली, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट सिस्टम किस तरीके का है, तो इंडिया में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कई ऐसी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स हैं जिनको ये ऑपरेट करता है। ये एक इनिशिएटिव है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए। और इसके लिए जो एक्ट बनाया गया वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ताकि एक बेटर पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाया जा सके। एनपीसीआई इनकॉर्पोरेट हुआ था एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब कंपनीज एक्ट 2013 है। इसके सेक्शन 8 में ये इनकॉर्पोरेटेड है। जो मेन इंटेंशन है इसका वो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स के लिए। 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी। नेक्स्ट है इसमें डिजिटल पेमेंट मेथड्स। तो डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सके डिजिटल सोसाइटी में, फेसलेस पेपरलेस कैशलेस इकोनॉमी बनाया जा सके। ये एक वन ऑफ द रोल है डिजिटल इंडिया का। तो इसका जो मोटिव है वो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो और इंडिया एक डिजिटल सोसाइटी में कन्वर्ट हो सके। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो अवेलेबल है वो है थ्रू बैंकिंग कार्ड, यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, बैंक्स प्रीपेड कार्ड्स, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और माइक्रो एटीएम्स। इसके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पेमेंट्स के लिए। ये सिक्योर कन्वीनियंट मेथड है पेमेंट करने का। ये आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है सिक्योर पेमेंट्स के लिए। जैसे आपके पास पिन होता है और जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आता है। वेरियस कार्ड्स अवेलेबल हैं जैसे रुपे, वीज़ा और मास्टर कार्ड। जब भी आपको पेमेंट करना है तो कोई भी परचेज अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो अपने कार्ड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से आप इंटरनेट से या मेल से प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ये टाइम सेविंग भी होता है और पैसे भी इसमें काफ़ी आपके बचते हैं। नेक्स्ट है यूएसएसडी यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये एक इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे डायल करना होता है *99#। ये वर्क करता है ऑन अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा चैनल यानी कि यूएसएसडी चैनल। इसको डायल करके बेसिक जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो किए जा सकते हैं थ्रू मोबाइल, और इसमें मोबाइल फ़ोन के बेसिक स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं और इंटरनेट फैसिलिटी की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है मोबाइल बैंकिंग करने के लिए।
जनरली जब हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक मोबाइल का फीचर है उसको यूज़ करके हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो अंडर बैंक्ड सोसाइटी है, यानी जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर बैंकिंग करने की फैसिलिटी नहीं है या इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वहाँ पर लोग इजीली यूएसएसडी का यूज़ करके बेसिक जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विस को अवेल करने के लिए डायल करना होता है *99#। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सब पे ये नंबर सेम रहता है। इसको डायल करने पर एक इंटरैक्टिव मेन्यू डिस्प्ले होता है मोबाइल स्क्रीन पर, जिससे की सर्विसेज को किया जा सकता है बैंकिंग के, जैसे इंटर बैंक अकाउंट, फंड ट्रांसफ़र करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट पाना। ये सारी चीज़ें या ये फैसिलिटीज़ इस पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS क्या है? एक ऑनलाइन इंटरपोलेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है एट पॉइंट ऑफ सेल या माइक्रो ATM थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंक मित्र यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। यानी कि AEPS के थ्रू हम बैंक मित्र या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जा कर के आधार के थ्रू जो हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको कर सकते हैं। AEPS के लिए हमें KYC प्रोवाइड करना होता है टू ओपन एन अकाउंट, और आधार नंबर जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। यानी इसको बनाया गया है ताकि आधार कार्ड को यूज़ करके जो हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कर सकते हैं। इसके लिए एक पर्सन होगा जिसे हम बैंक मित्र या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, जिसके पास माइक्रो ATM होगा, एक छोटी मशीन होगी जो कि माइक्रो ATM होती है। वहाँ पर जा कर के हम आधार के थ्रू जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि कैश निकालना या फिर किसी को पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं विद आधार कार्ड। और ये आधार कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में लेकर के आता है और सेवरल बैंकिंग फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। यानी UPI के थ्रू हम आसानी से मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, जिसमें एक ऐप होगा जिसके थ्रू हम मनी को सेंड कर सकते हैं। इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र की जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपीज़ तक की होती है। नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट्स। मोबाइल वॉलेट एक नया वे है कैश को कैरी करने का इन डिजिटल फॉर्मेट। यानी आप अपने मोबाइल वॉलेट से अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं या फिर मनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू मोबाइल वॉलेट। यानी फिजिकल प्लास्टिक कार्ड को कैरी करने के बजाय या उसको यूज़ करने के बजाय हम अपने स्मार्टफोन से पेमेंट इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अकाउंट को अपने डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट करना होता है। कई बैंक्स आपको ई-वॉलेट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, M-Rupee, एयरटेल मनी, जियो मनी, SBI बडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सेल होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ सेल कोई भी मॉल में हो सकता है, किसी भी मार्केट में हो सकता है। और अगर हम छोटे लेवल पर बात करें तो जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल कंसिडर करते हैं, जहाँ पे कस्टमर अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है। इसे हम पॉइंट ऑफ परचेज भी कहते हैं। यानी मान लीजिए जो हमारा रिटेलर है उसके पास एक मशीन इंस्टॉल्ड होती है जिसके थ्रू हम जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि कैश पेमेंट करना या फिर विड्रॉ करना, इन सारे ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं यूजिंग आवर कार्ड्स। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं। ई बैंकिंग के थ्रू हम जो हमारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको कर सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट। यानी जो बैंक की वेबसाइट है उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ऑनलाइन। 1998 में फर्स्ट टाइम ICICI बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस किया था टू इट्स कस्टमर्स। इंटरनेट बैंकिंग आपको कई सारे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे अकाउंट बैलेंस को व्यू करना, स्टेटमेंट्स लेना, रीसेंट ट्रांजैक्शंस को देखना, मनी को ट्रांसफ़र करना बिटवीन अकाउंट्स और पेमेंट्स करना। कई तरीके के ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि NEFT, RTGS, ECS और IMPS।
एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये 1-to-1 फंड ट्रांसफर है। इस स्कीम के अंदर एक इंडिविजुअल, फर्म या कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी बैंक ब्रांच से टू एनी इंडिविजुअल, फर्म या कॉर्पोरेट जिसका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट हो इन अ कंट्री। किसी भी बैंक से किसी भी ब्रांच का हो, आप दूसरे बैंक में जो किसी और ब्रांच का भी हो तो वहां पर पेमेंट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, फर्म को या कॉर्पोरेट को जो कि इस स्कीम के अंडर आती हो। NEFT के थ्रू ऐसे इंडिविजुअल्स भी पेमेंट कर सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, वो वॉक इन कस्टमर्स कहलाते हैं। वो NEFT इनेबल्ड ब्रांचेस में जाकर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है वो है ₹50,000 पर ट्रांजैक्शन। ये आर्ली बैचेस में काम करता है। 12 सेटलमेंट्स में फ्रॉम 8 AM to 7 PM ऑन वीकडेज यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और 6 सेटलमेंट्स में फ्रॉम 8 AM to 1 PM ऑन सैटरडेज। नेक्स्ट है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में यहाँ रियल टाइम का मतलब है कंटिन्यूअस सेटलमेंट्स ऑफ फंड्स, यानी ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पर जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। रियल टाइम का मतलब है जिस टाइम में ट्रांजैक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है उसी टाइम में ट्रांजैक्शन होता है, ना कि लेटर टाइम पे। यानी आपने इसके पहले NEFT में देखा कि वहाँ पर बैचेस में काम होता है, तो एक पर्टिकुलर बैच जब बन जाता है कुछ ट्रांजैक्शंस का तब उनको इनिशिएट किया जाता है। लेकिन RTGS का मतलब है कि जिस टाइम प्रोसेस करने का इंस्ट्रक्शन मिला है उसी टाइम जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रोसेस किया जाता है। यानी फंड्स का सेटलमेंट्स इंडिविजुअली होता है, ना कि बैचेस में। RTGS में लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं ₹2 लाख तक के, और कोई भी अपर सीलिंग RTGS में नहीं है। नेक्स्ट है ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS का मतलब है क्लियरिंग हाउस का यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इसमें वेरियस पेमेंट ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, जैसे कि बिल्स का पेमेंट करना, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, कार्ड पेमेंट्स करना या लोन रीपेमेंट्स करना। नेक्स्ट है IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इंस्टेंट 24/7 अवेलेबल है, जिसके थ्रू इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू मोबाइल फोन्स। इसकी जो लिमिट है वो ₹5 लाख तक है। IMPS के थ्रू इंस्टेंटली 24/7 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है थ्रू मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड ATM। तो ये कुछ इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज हैं जो कि अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी सर्विस है जो बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो इजीली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकें मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करके, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो। मोबाइल बैंकिंग में एक ऐप होता है जिसके थ्रू हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग का फ़ायदा है कि ये 24 आवर बेसिस पर आपके लिए अवेलेबल होता है। कुछ बैंक्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि कौन सा अकाउंट आप एक्सेस कर सकते हैं और कितना लिमिट हो सकता है ट्रांजैक्शन का। मोबाइल बैंकिंग बेसिकली डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट और डेटा कनेक्शन आपके मोबाइल डिवाइस पर। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हम इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं थ्रू अ मोबाइल ऐप, जैसे कि अकाउंट बैलेंस को देखना, अपने ट्रांजैक्शंस की लिस्ट देखना, बिल पेमेंट्स करना, किसी को पेमेंट भेजना, कोई फंड ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं थ्रू मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बैंक्स को ये फ़ायदा होता है कि जो उनका ट्रांजैक्शन को हैंडल करने का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ कस्टमर बार बार बैंक पे नहीं जाएगा विड्रॉ करने के लिए, वो आसानी से मोबाइल के थ्रू जो अपनी पेमेंट्स हैं या जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कर सकता है। और इसके अलावा कस्टमर को फ़ायदा है, उनको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है या बार बार ATM पे जाने की ज़रूरत नहीं है पैसे निकालने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए। आसानी से हम मोबाइल से विड्रॉल या पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया के टॉप बैंकिंग मोबाइल ऐप्स हैं HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप, योनो लाइट SBI, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक गो मोबाइल प्लस और बड़ौदा M कनेक्ट प्लस। नेक्स्ट है माइक्रो ATMs। माइक्रो ATM क्या है? एक डिवाइस है जिसके थ्रू जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो डिलीवर की जाती हैं थ्रू अ बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र।
यहाँ आप देख सकते हैं एक डिवाइस होती है जो कि एटीएम होता है, माइक्रो एटीएम होता है। जो बैंक मित्र होता है या कॉरेस्पॉन्डेंट होता है उसके पास ये डिवाइस होती है। इसमें हम कार्ड को स्वैप कर सकते हैं। कार्ड स्वाइप करने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट के लिए होता है, तो जिस पर्सन का ट्रांजैक्शन है वो, यानी जिसे ट्रांजैक्शन करना है, उसे यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट देना होता है और उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ये एक छोटा डिवाइस होता है जो कि एज एन एटीएम वर्क करता है और ये बैंक मित्र या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू बैंकिंग की सर्विसेज को लिया जा सकता है। रिमोट एरियाज़ में जहाँ से जो एटीएम्स वगैरह हैं या बैंक्स है वो काफ़ी दूर हैं और लोगों को इसकी वजह से इनकन्वीनियंस होती है ट्रांजैक्शन करने में, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई किराना शॉप ओनर हो सकता है, जो कि माइक्रो एटीएम की तरह वर्क करता है और आपको इंस्टेंटली ट्रांजैक्शंस करने में मदद करता है। ये लो कॉस्ट डिवाइसेस होती हैं जो कि वेरियस बैंक से कनेक्टेड होती हैं अक्रॉस द कंट्री और इंस्टेंटली डिपॉजिट करना या फंड्स को विड्रॉ करना किया जा सकता है। यहाँ पर जो बैंक मित्र होगा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है वो आपको कैश देता है जब हम यहाँ पर कैश को विड्रॉ करने के लिए जाते हैं। जो बेसिक टाइप के ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, फंड ट्रांसफर करना या बैलेंस की इंक्वायरी करना। तो ये है कुछ डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज किस तरीके से इंडिया में हुआ है और कौन कौन सी सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।